तो देखिए, जैसे पहले ही हम लोग ने डिस्कशन किया कि स्लाविक पॉपुलेशन जो है 3 रीजन में है, यूक्रेन, रसिया और बेलारूस, जो कि हम लोग पीछे वाले मैप में हमने देखा भी था। बेलारूस, यूक्रेन, रसिया, इस रीजन स्लाविक पॉपुलेशन। अब ये गेटवे ऑफ वेस्टर्न यूरोप भी है रसिया का, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैक सागर का भी गेट है। तो इसलिए यूक्रेन का इंपॉर्टेंस थोड़ा रसिया के लिए बढ़ जाता है, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। अब यूक्रेन की जर्नी देखते हैं। मार्च 1918 ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क की होती है। यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में एडवांसमेंट करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है, और रसिया में बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन की सरकार बनती है। लेनिन अपना ध्यान रसिया के लोकल मुद्दों पे केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस ट्रीटी में बेलारूस, बाल्टिक स्टेट, जो 3 स्टेट थे, उसको यूक्रेन को जर्मनी को दे दिया। हालांकि उनका ये सोच रहा होगा कि पहले मैं अपने लोकल इशू को सॉल्व करता हूँ, आगे उनकी सोच थी। फिर जून 2019 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में यूक्रेन को डिवाइड किया गया, 3 देशों में बांटा गया, पोलैंड, रसिया, रोमानिया। पोलैंड को वेस्टर्न यूक्रेन और रसिया को ईस्टर्न यूक्रेन दिया गया। फिर मार्च 1921 में एक रीगा पैक्ट होता है। रीगा पैक्ट में पोलैंड, ये यहाँ पे रीगा है, यहाँ पे, तो मार्च 1921 में जब रीगा पैक्ट होता है तो इसमें पोलैंड और रसिया आपस में यूक्रेन को बांट लेते हैं, जिसमें वेस्टर्न यूक्रेन पूरा चला जाता है पोलैंड के पास, रोमानिया वाला पार्ट भी, और रसिया के पास ईस्टर्न यूक्रेन चला जाता है। वही रीजन है कि आज भी जब यूक्रेन का हम मैप देखेंगे तो देखेंगे कि इस रीजन से, इस लाइन से इधर जो है ईस्टर्न यूरोप, इसमें रूसी प्रभाव ज़्यादा है, मतलब यहाँ के पॉपुलेशन भी रूस के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इधर वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। फिर आता है 1922। 1922 में जो पार्ट यूक्रेन का रसिया के पास था, वो मतलब ईस्टर्न यूक्रेन, रसिया और बेलारूस, यूएसएसआर ट्रीटी जो बना था उस पर साइन करते। इट मीन्स यूक्रेन जो है यूएसएसआर का फाउंडिंग मेंबर एक तरीके से आप कह सकते हैं। फिर 1939 का समय आता है, जर्मनी और रसिया के बीच दोस्ती है, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में दोस्ती था। तो दोनों ने अटैक करके पोलैंड को पे अटैक किया, और पोलैंड के पास जो यूक्रेन का वेस्टर्न रीजन था उसको रसिया ने कब्जा लिया, और आधा पार्ट जर्मनी के पास चला गया। इस प्रकार 1939 तक रसिया ने, अर्थात वहाँ जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी, उसने यूक्रेन को फिर से पूरे अपने में मिला लिया, अर्थात अब पूरा यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट। और कोल्ड वार का समय आता है, परमाणु बम अमेरिका ने जो गिराए थे जापान पे, तो कोल्ड वार में 1949 में रसिया ने भी परमाणु बम बनाए, और उसने 4 लोकेशन पे परमाणु बम लगाए। एक लगाया यूक्रेन में, एक लगाया बेलारूस में, और एक लगाया कजाकिस्तान में, और एक रसिया में लगाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार आ चुके थे, क्योंकि उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। तो यूक्रेन में यूएसएसआर ने परमाणु बम लगा दिया। 1954 स्टालिन के बाद खुर्चेव की सरकार आती है। खुर्चेव थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर का था, तो उस समय यूक्रेन में कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, जिसके कारण उसने क्रीमिया को, जो 1954 तक रसिया का पार्ट था, इंपॉर्टेंट लाइन है, 1954 तक क्रीमिया जो रशियन का पार्ट था उसको यूक्रेन को दे दिया एज ए गिफ्ट। इसके पॉलिटिकल रीजन में थे कि खुर्चेव अपना पावर को मजबूत करना चाहता था, उसके लिए यूक्रेन में जो सरकार बैठी थी उसको सपोर्ट चाहिए था। इट मीन्स केंद्र में जो यूएसएसआर का हेड गवर्नमेंट होता है उसके 15 स्टेट से सपोर्ट चाहिए थे। तो ये यूक्रेन वाला सपोर्ट पाने के लिए उसने यूक्रेन को
एज ए गिफ्ट क्रीमिया दे दिया। और कुछ वहाँ इकोनॉमिक भी रीजन थे, क्योंकि क्रीमिया था रसिया टेरिटरी का पार्ट, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था यूक्रेन के साथ ज़्यादा था, तो उस समय तो सारा यूएसएसआर का ही पार्ट था, तो खुर्चेव को उसको देने में इतना दिक्कत नहीं हुआ, तो उसने एज ए गिफ्ट दे दिया। लेकिन ये दोनों डेट जो है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 न्यूक्लियर बम का यूक्रेन में लगना, 1954 क्रीमिया को यूक्रेन को दे देना। अब 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है और यूक्रेन को आज़ादी मिलती है दिसंबर 1991। यहाँ तक हमने जर्नी देखा यूक्रेन का, कि कैसे यूक्रेन कभी वेस्टर्न पार्ट में जा रहा था, कभी पोलैंड के पास था, कभी जर्मनी के पास था, कभी यूएसएसआर के पास आ रहा था। फाइनली 1939 में रसिया के पास पूरा यूक्रेन आ चुका था और 1949 में वहाँ न्यूक्लियर बम लगे, 1954 में उसे क्रीमिया मिला। इस मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूएसएसआर 15 पार्टों में टूटा। मार्च 1990 से सबसे पहले लिथुआनिया ने शुरू किया और दिसंबर 1991 में बेलारूस, रसिया, कजाकिस्तान सारे धीरे धीरे अलग हो गए और यूएसएसआर 15 पार्टों में मतलब दिसंबर 1991 तक यूएसएसआर 15 पार्टों में टूट चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि रसिया यूक्रेन वेस्ट का क्या इशू है। दोस्तों, कोल्ड वार के समय ही नाटो का स्थापना किया गया था 1949 में 12 देशों के साथ। तो 1991 तक हम लोग देखें उसको आज़ादी मिल चुका है। अब 1994 में यारिस बोस्तिन की सरकार है, वह सॉफ्ट कॉर्नर है, वह यूएसए के पास पैसा के लिए हमेशा देखते रहता है, यूएसए से ऐड चाहिए था उसको अपने देश का विकास के लिए। तो इस समय यूएस का पलड़ा भारी था। तो 1994 में चूंकि न्यूक्लियर बम अभी भी, चूंकि रसिया कमजोर पड़ रहा था, तो न्यूक्लियर बम अभी भी वहां, याद कीजिए 1949 में बेलारूस के पास, यूक्रेन के पास, कजाकिस्तान के पास, और बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम। तो 1994 में एक संधि हुई जिसमें यूक्रेन से परमाणु बम लेके रसिया को दे दिया गया। यूक्रेन ने जब विरोध किया तो उसे बोला गया कि आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, रसिया आप पे अटैक नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे यूक्रेन की गलती कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन के पास आज वो परमाणु बम रहता तो आज रसिया इतना एग्रेसिव नहीं हो पाता। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिए, 1994 में यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर बम सौंप दिया है रसिया के पास वेस्ट के प्रेशर में। फिर 1997 आता है। अब यहाँ पे यूएसए की क्या गलती है, जब नाटो बना था, आप कोल्ड वार में यूएसएसआर का विरोध करने के लिए, जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो नाटो का फिर एक्सपेंशन की क्या जरूरत है। हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि 1949 में ये हल्का स्काई कलर का जो देश पार्ट है इसमें नाटो था। फिर 1950 से 90 में ये जर्मनी, हंगरी ये सब बन गए। फिर 1999 में पोलैंड बने, ये सब राष्ट्र बने। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया और फिर भी नाटो का जब विस्तार हो रहा था तो इस पे रसिया ने आपत्ति जताई, क्योंकि बोले ये तो आपने मेरे विरोध में बनाया था, फिर अब इसका एक्सपेंशन आप करते जा रहे हैं, ये तो मेरे आप एकदम पास आ जाएंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती कि कोई भी विरोधी गुट आपके घर के जस्ट बाहर अपना प्रेजेंस दिखाए। याद कीजिए क्यूबा मिसाइल के समय क्या हुआ था, अमेरिका के पास जब क्यूबा है उसमें रसिया ने एक परमाणु बम जब लगाया था तो अमेरिका को कितना गुस्सा आया था। तो यही कारण था कि रसिया ने अपना विरोध जब जताया तो 1997 में रसिया नाटो का डील हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हाँ अब नाटो का कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन 1997 के बाद फिर से जब ये बाल्टिक स्टेट, रोमानिया और बुल्गारिया को जब नाटो में शामिल कर गया तो अब रसिया घबरा गया, बोला कि अब बहुत हुआ। 2008 में इसके बाद वेस्ट और रसिया के बीच डिफरेंस बढ़ गए। 2008 में जब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने बताया कि हाँ अब आपको हम कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए, इस पे उस समय व्लादिमीर पुतिन
थे रसिया का प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत कड़ी आपत्ति जताई और जर्मनी में एक भाषण भी दिया जो कि बहुत ही कड़ा संदेश उन्होंने वेस्ट को भेजा था। बात फिर बढ़ते बढ़ते 2013 के पास आ जाती है। 2013 में लास्ट क्वार्टर ऑफ 2013 वहाँ पे एक प्रो रशियन गवर्नमेंट थी यानुकोविच की। वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने विजिट भी किया और लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए यूक्रेन के इंटीग्रेशन की बात हो रही थी रसिया में। उसी समय वहाँ पर एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुई जो कि वेस्ट के द्वारा सपोर्टेड था। उसी प्रकार का पॉपुलर मूवमेंट जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था, याद कर सकते हैं आप लोग कि कैसे वहाँ पे जो पहले से सरकार है उसको हटाने के लिए एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। रसिया को इसे एक गहरा धक्का लगा। उसने सोचा ये वेस्ट की साजिश है। अब यूक्रेन वेस्ट के पूरे कब्जे में जा सकता है क्योंकि वहां पर एक प्रो वेस्ट सरकार जेलेंस्की की आ चुकी थी। अब रसिया ने 2014 में क्रीमिया को कब्जे में कर लिया और 2022 में फिर से यूक्रेन पे अटैक कर लिया। तो हम लोग देखते हैं